I'm extremely thankful to Manthan, Chandna and Ajay जी, आपका बेहद शुक्रिया। मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मंथन ने मुझे अपने कुछ ख्यालात का इजहार करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज पहले मुझसे आपके साथ अपने ख्यालात शेयर कर चुकी हैं। इसलिए ये मेरे लिए बहुत इज्जत का मुकाम है। जब बात हो रही थी कि अंग्रेजी में बात की जाए या हिंदुस्तानी में बात की जाए, तो अजय जी ने खास तौर से कहा कि आप हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी मिला करके बात करें तो बेहतर होगा। मेरा भी यही ख्याल है कि ये ख्यालात और ये डिस्कशंस जो हैं वो हिंदी ज़बान और उर्दू ज़बान में कम हुए हैं, क्योंकि कुछ मुश्किलें आती हैं जब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से मुश्किल ख्यालात के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो वो अंग्रेजी ज़बान में ज़्यादातर चले जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम अंग्रेजी यूज़ करूँ, इस्तेमाल करूँ। बहरहाल कहीं ना कहीं जगह जगह अंग्रेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया जो मंथन के इस प्रोग्राम को आज ज्वाइन करने जा रहे हैं और मेरे साथ होंगे अगले 40-45 मिनट तक। दोस्तों, बात की शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहता हूँ कि आप तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि एक समाज है जिसमें इंसान इंसान बराबर नहीं है। डोमिनेंट फिलॉसफी और डोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है जहां अछूत बराबर हो ही नहीं सकता ऊंची जात वालों के, जहां पर औरत और मर्द की बराबरी का कोई तस्वुर नहीं है समाज के अंदर। फलसफे में है, चारवाक का फलसफा है, बाकी मूवमेंट्स हुए हैं रिफॉर्म के इस मुल्क में, जिसमें बहुत सारे बराबरी के और रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट हैं, मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें परखने की बात कही गई है चीजों को और बिना परखे उन्हें ग्रहण करने की या मानने की बात को मना किया गया है। ये सब कुछ, पर समाज के अंदर एजुकेशन सबके लिए नहीं हो सकती थी। एजुकेशन का मतलब ये था कि सिर्फ वो लोग जो शास्त्र पढ़ सकते हैं वही एजुकेशन पाएंगे, बाकी लोगों को एजुकेशन से दूर रखा जाए। इसी तरह से व्यवसाय या जो प्रोफेशंस हैं वो भी डिवाइडेड हैं मुल्क के अंदर, उसमें बराबरी नहीं है। तो हमारे यहाँ कह रहे हैं कि औरत जो है वो ढोर डांगर के बराबर है और ताड़न की अधिकारी है। तो एक ऐसा समाज है जो रैशनैलिटी के बारे में अगर कहें तो वो खो चुका है, और ऐसे समाज के अंदर बाहर से ख्यालात आने शुरू होते हैं। खास तौर से 1857 की गदर के बाद जब हम हार जाते हैं, तो बहुत लोगों का ये ख्याल है कि बिना साइंस और टेक्नोलॉजी को, जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके ख्यालात के, उनको मास्टर किए बिना हम अंग्रेजों से ना लड़ाई लड़ सकते हैं और ना समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये समाज है, और इस समाज के अंदर फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है। इस बीच में बहुत सारी साइंस सोसाइटीज क्रिएट हो चुकी हैं, छोटे 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 एफर्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे नाम हमें दिखाई देते हैं जिसमें साइंटिस्ट धीरे धीरे एक कम्युनिटी उभरनी शुरू होती है। पीसी रे से लेकर के और जेसी बोस तक ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं और साइंस भी कर रहे हैं। और ये सारे लोग क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए ये अवाम तक, आम आदमी तक साइंस, मॉडर्न साइंस और मॉडर्न साइंटिफिक ख्यालात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की कोशिश कर रहे हैं, किताबें ट्रांसलेट कर रहे हैं। दिल्ली में सैयद अहमद खां हैं, मास्टर रामाचंद्रन हैं, डिप्टी नजीर अहमद हैं। इसी तरह से तमिलनाडु का ग्रुप है, इसी तरह से ग्रुप बॉम्बे में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और बेंगलोर और जगह जगह ये। पर ये सारे एफर्ट्स जो हैं बहुत छोटे हैं।
ये सिर्फ एलीट क्लास तक जो पढ़ लिख करके आगे निकल रही है उन तक महदूद हैं, उन तक सीमित हैं। ये हालात हैं। और इस बीच में जब फ्रीडम मूवमेंट का असर बढ़ना शुरू होता है और खासतौर से गांधी जब इसमें आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान, तो स्वदेशी के नारे के दौरान एक बड़ा मूवमेंट है जिसमें सब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की एक लंबी लिस्ट है जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस माहौल के अंदर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, एक तरफ साइंटिफिक लीडरशिप है, एक तरफ इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, फिल्म मेकर्स बन चुके हैं, उनकी एक कम्युनिटी हिंदुस्तानियों की बन चुकी है। जो फैक्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फ्रीडम मूवमेंट है और इनका आपस में एक ताल्लुक पैदा होता है। फ्रीडम मूवमेंट जो नए ख्यालात आ रहे हैं, जो मॉडर्न थॉट्स हैं, जो यूरोप से हमारे पास लौट करके आ रही हैं, शायद हमारे यहाँ से भी गई थी वो, अरब से भी गई थी वो, और चाइना से भी गई थी, लेकिन वो नया आयाम लेकर के, नया रूप लेकर के, नए तरीके से वो अब हम तक वापस लौट के आ रही हैं। और फ्रीडम मूवमेंट इन नए ख्यालात को प्रोपेगेट करने का सबसे पोटेंट चैनल बन गया है। हमारे यहाँ अखबार बहुत सारे शुरू हो चुके हैं और वो भी इन ख्यालात को आगे बढ़ा रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या है। इन सब का आपस में गहरा रिश्ता और गहरा ताल्लुक है, इनका आपस में लगातार इंटरैक्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ, ये पर्सनल टच में है एक दूसरे के साथ। और इसी बीच में गांधी जब एक बार कहते हैं कि जो भूकंप आया है तो वो भगवान का श्राप है हमारे लिए अनटचेबिलिटी को लेकर के। तो इस बीच में टैगोर के साथ उनकी एक मेजर बहस होती है साइंटिफिक थॉट को लेकर के, और टैगोर इस पर इतराज करते हैं कि बापू आपको ये नहीं कहना चाहिए, और गांधी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में एक और चीज हो रही है कि अंग्रेजों ने 1857 के बाद हमें बांटने की लगातार कोशिशें की, हमें जबान के नाम के ऊपर बांटने की कोशिश की, हमको खान पान के नाम के ऊपर, जात के नाम के ऊपर और धर्म के नाम के ऊपर बांटने की कोशिश की। धर्म में बांटने में वो बहुत हद तक कामयाब हो गए। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं देश के अंदर, उसमें एक तरफ फ्रीडम मूवमेंट है जो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पूरे मुल्क को वापस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, उससे ज्यादा मजबूत तरीके से जैसे 1857 में अवाम जुड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ। दूसरी तरफ अंग्रेज बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इस बंटवारे में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे क्लैशेस आपस में हो रहे हैं। ये एंटी साइंस है, तो बड़ी सारी तरह तरह की मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस जो हैं वो प्रोपेगेट किए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। इन हालात में एक तरफ वो लोग अपने को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं जो राजनीति के लिए एंटी साइंस, एंटी रैशनैलिटी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो मूवमेंट है जो बहुत जुड़ाव है जिसका रैशनैलिटी और साइंस के साथ। इनका आपस में दोनों का उतना ही गहरा ताल्लुक है दोनों तरफ। एक तरफ वो हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर इरैशनल बिहेवियर और इरैशनल थॉट्स को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त का लिटरेचर उठा करके देख लीजिए और आपको बहुत आसानी से उसकी तरह तरह की चीजें जो प्रोपेगेट की गई वो मिल जाएंगी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आर्य जो अंदर से आए हैं उनकी वजह यह है कि नॉर्थ पोल जो था वो कहीं उड़ीसा से जुड़ा हुआ था। ये गुरु गोलवालकर की किताब में लिखा हुआ है, और वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से आर्य कहीं वहां चले गए
और फिर लौट करके हिंदुस्तान आए। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहा हूँ। वक्त की कमी की वजह से कई पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना और कवर करना चाहता हूं मैं। ये जब हाल है मुल्क का, तो ऐसे में एक नौजवान है जो देश का गांधी के बाद सबसे बड़ा नेता उभर करके आया है, जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। वो अरेस्ट हो जाता है बाकी और लोगों के साथ। कांग्रेस के को पूरी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी लीडरशिप को। ये मैं 40s की बात कर रहा हूँ, 40 का दशक है, शुरुआती दौर है उसमें। और इस दौर में जो हिंदू मुस्लिम मोस्ट रिएक्शनरी एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के करीब आकर के मिल करके और गवर्नमेंट बनाने में लगे हुए हैं। ये जो लोग अरेस्ट हुए, इसमें ये नौजवान अपना वक्त गुजारता है एक किताब लिखने में, और उस किताब में ये पूरे देश की, सब कॉन्टिनेंट की, बल्कि लगभग पूरी दुनिया की हिस्ट्री के बारे में बात करता है। ये किताब बाद में एक हिस्ट्री की ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक की तरह से बन जाती है। ये नौजवान इस किताब के अंदर लगभग 20-25 पेज डिवोट करता है एक नई चीज के लिए, जिसे हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। साइंटिफिक टेम्पर का जो लफ्ज है, जो फ्रेज है, ये हमें 19वीं सदी के आखिर में कहीं कहीं यूरोप में लिटरेचर में मिलता है, लेकिन इसको बड़े अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके मतलब बहुत अलग तरीके से हैं। मैं इसके मौजूदा मतलब पर फिर आऊंगा, लेकिन ये लफ्ज जो हैं साइंटिफिक टेम्पर के नाम से, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंसी नजरिए की तरह से उर्दू जबान में ट्रांसलेट करते हैं, ये हमें मिलता तो है लिटरेचर में, बहुत कम है, ऑफ एंड ऑन कहीं है, बहुत ऑब्सक्योर किताबों में है। ज्यादातर वहां पर इस्तेमाल होता है सेक्युलर लफ्ज, साइंटिफिक रैशनैलिटी, ये अल्फाज जो हैं ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, साइंटिफिक मेथड ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो सेक्युलरिज्म का या सेक्युलर वैल्यूज का मतलब यूरोप के अंदर पिछले इससे पहले के, यानी 20वीं सदी से पहले के 2 सदियों में सेक्युलर का मतलब जो है वो लगभग साइंटिफिक है। सेक्युलर का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं। पर जब ये लफ्ज हमारे यहाँ आता है तो धीरे धीरे सेक्युलर का मतलब हिंदू मुस्लिम एकता में बदल जाता है। ये नौजवान इस बात को रियलाइज करता है कि कहीं हमने सेक्युलर के लफ्ज को डाइल्यूट कर दिया है, उसको बजाय साइंसी नजरिए के या साइंटिफिक थॉट के या साइंटिफिक मेथड के साथ जोड़ने के, कहीं हमने उसको हिंदू मुसलमान एकता या मजहबों की सर्वधर्म संभाव में बदल दिया है धीरे धीरे। और आज भी ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में इसको उसी मतलब से जानते हैं, जबकि यूरोप में सेक्युलरिज्म का मतलब और कम्युनलिज्म का मतलब बहुत अलग होता है। ये नौजवान, अद्भुत बात यह है कि ये पॉलिटिशियन है। अब इसने ट्राइपॉस किया था जो बहुत पहले किया था यूरोप में, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ी थी इसने, लेकिन इस बीच में ये आउट एंड आउट पूरी तरह से एक पॉलिटिशियन बन चुका है। और वो पॉलिटिशियन साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। ये फ्रेज किसी साइंटिस्ट से नहीं आता, किसी रैशनलिस्ट से नहीं आता है, ये एक पॉलिटिशियन से आता है। क्यों? मेरा मानना यह है कि उस वक्त जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो पूरी गैलेक्सी थी उस वक्त की लीडरशिप की, उसकी ग्रूमिंग यानी उसकी परवरिश, उसकी पॉलिटिकल परवरिश दुनिया के बेहतरीन दिमाग और हिंदुस्तान के खास तौर से बेहतरीन दिमागों के बीच में हो रही थी। चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो किसी भी दूसरी फील्ड में हो, लिटरेचर में हो, म्यूजिक में हो, आर्ट में हो, फिलोसफी में हो, इन सारे के सारे शोबों में
जो बेहतरीन दिमाग थे उनके साथ लगातार इंटरेक्शन हो रहा था। और सिर्फ यहीं के नहीं, आइंस्टाइन से लेकर के बर्नाल तक, जेडी बर्नाल तक, उनके साथ भी लगातार इंटरेक्शन था। जो लिटरेचर था ये पढ़ रहे थे, और अगर ये पॉलिटिशियन ना होते तो मेरे ख्याल में किसी भी और शोबे में ये एक्सेल करते। ये ऐसा नहीं था कि इन्होंने पॉलिटिक्स को बाकी जगह फेल होने के बाद अपनाया। ये सबसे ज्यादा बेहतरीन दिमाग खुद थे, और इसलिए इनका इंटरेक्शन बेहतरीन दिमाग रखने वालों के साथ हो रहा था। ऐसे में जब साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं नेहरू, तो वो अपनी इस किताब में लिखते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। ये बहुत मशहूर कोटेशन है। वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज द टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन, यानी साइंसी नजरिया एक आजाद इंसान का नजरिया होता है। एक जगह वो ये कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर इज साइंस आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ लेबोरेटरी, यानी जो कुछ हम लेबोरेटरी के अंदर सीख रहे हैं, जान रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, वो चाहे मेथड हो, चाहे जानकारी हो, चाहे डेटा हो, चाहे नॉलेज हो, वो अगर बाहर हो तो उसे हम साइंटिफिक टेम्पर कहेंगे। जो कुछ हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं वो हम अगर अपने जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, समाज की जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, तो साइंटिफिक टेम्पर है। पर इस कोटेशन में अंग्रेजी में जबान की खूबसूरती के लिए भी इसको बार बार पढ़ा जा सकता है। इट इज साइंटिफिक अप्रोच, द एडवेंचरस येट critical temper of science, the search for truth and new knowledge, the refusal to accept anything without testing and trial, the capacity to change previous conclusions in the face of new evidence, the reliance on observed fact and not on the perceived theory, the hard discipline of mind. All this is necessary not merely for application of science, but for the life itself and the solution of its many problems. अगर इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो मैंने आजाद किस्म का ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है, मैं वो बताने पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूं। ये साइंस का तरीक़ेकार है, बहादुर मगर आलोचनात्मक। ये तलाश है सच और नए इल्म की, ये रवैया है किसी भी चीज को तब तक न मानने का जब तक उसे परख ना लिया जाए। ये नए सबूत की रोशनी में पुरानी सारी मान्यताओं को बदलने की सलाहियत है। ये किसी पुरानी थ्योरी के बजाय परखे हुए सच पर भरोसा करने की आदत है। ये सोच के अनुशासन की सलाहियत है। ये जो हार्ड डिसिप्लिन ऑफ माइंड है, सच की तलाश है, ये जो पुरानी मान्यताओं को छोड़ने की हिम्मत है, इन सारी चीजों को खूबसूरती के साथ साइंस का हिस्सा बना करके लोगों को बताना या पढ़ने वालों को बताना कि साइंटिफिक टेम्पर ये होता है और ये मेरा मतलब है। ये अद्भुत बात है, इतना डीपली सोचना एक पॉलिटिशियन का साइंस के बारे में, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में और साइंस और सोसाइटी की बेहद गहरी समझ के बारे में। ये समझ, जैसा मैंने पहले कहा, एक बार फिर रिपीट कर दूं, तभी आ सकती है जब हमारे पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का इंटरैक्शन बेस्ट ऑफ द माइंड से हो रहा हो। उनकी परवरिश, उनकी राजनीतिक परवरिश बेहतरीन दिमागों के बीच में हो रही हो, चाहे वो पोएट्स हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो फिल्म मेकर हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, ये सारे लोग चारों तरफ मौजूद हैं। किताब के अंदर बहुत कम पेजेस हैं, पर आजादी मिलते ही, यानी 1946 में, 45 में वो किताब लिखना शुरू करते हैं, 46 में ये किताब छपती है और 47 में हमारा मुल्क आजाद हो जाता है। इन 10 पेजेस की इंपॉर्टेंस, इनकी महत्ता आजाद हिंदुस्तान में एकदम से बढ़ जाती है।
ये ऑलमोस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो जाते हैं आगे आने वाले वक्तों में साइंस और टेक्नोलॉजी को देश की उन्नति का आधार बनाने में। क्यों ऐसा होता है? मेरा मानना यह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि वो इन 10 पेजेस की बेसिस के ऊपर, इसके आधार के ऊपर वो नए मुल्क के कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे सकते हैं। और वो इस साइंटिफिक टेम्पर के फ्रेज के ऊपर बहस शुरू करते हैं। लगातार बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आने वाले वक्तों में, और इस बीच में जब हम देश के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, एक उम्मीद है कि नया खूबसूरत मुल्क पैदा होगा, तो साइंटिफिक कम्युनिटी अपने आप को ये महसूस करती है कि उसकी जिम्मेदारी है इस निर्माण को गाइड करना, इस निर्माण को दिशा देना। इसके साथ साथ अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सारी वैल्यूज जो समाज में नहीं है, जो इंसान बराबरी है, जो औरत मर्द की बराबरी है, जो औरत को वोट देने का अधिकार है, या हर जगह देश में कहीं भी संपत्ति का अधिकार है, या पढ़ने लिखने का अधिकार है, या छत का अधिकार है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जाती है। ये है साइंटिफिक टेम्पर जो ऑपरेट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गणना में। ये उसकी रूह बन जाता है, ये उसकी आत्मा है। और जब दो 5 ईयर प्लान, रोलिंग 5 ईयर प्लान फेल होते हुए दिखाई देते हैं, तो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन मूव किया जाता है। इस रेजोल्यूशन का नाम है साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, SPR। ये अद्भुत डॉक्यूमेंट है। मेरे ख्याल में जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता है कि वो हमारे देश का आधार होगी आगे उन्नति का। ये साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, ये CSIR की बात करता है, वगैरह वगैरह। ये तरह तरह के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात करता है। ये हमारे भविष्य की बात करता है कि कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। ये रेजोल्यूशन एक अद्भुत रेजोल्यूशन कई मानों में। एक तरफ तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन अब तक दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया है। अद्भुत है इसकी लैंग्वेज भी, जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ क्राफ्ट किया गया है। और ये रेजोल्यूशन अभी तक का अकेला ऐसा रेजोल्यूशन है जो लंबा होने के बावजूद पार्लियामेंट में जब पेश किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर पेश करता है। एजुकेशन मिनिस्टर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर पेश नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि क्योंकि इसका हर लफ्ज हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस रेजोल्यूशन को पूरा पढ़ना चाहता। नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि रेजोल्यूशन सर्कुलेट किया जाता है, जो भी उसको पेश कर रहा है वो कहता है कि हम मान लेते हैं कि सबने पढ़ लिया है, और फिर बहस शुरू होती है। पर ये एक ऐसा अद्भुत रेजोल्यूशन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद खड़े होते हैं और कहते हैं कि इसका एक एक लफ्ज पार्लियामेंट में पढ़ा जाएगा। नॉर्मली जब रेजोल्यूशन आता है और खास तौर से गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो फिर ऑपोजिशन जो है, जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, वो उसको चीर फाड़ करना शुरू करते हैं। अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, हर लफ्ज को चेंज किया जाता है, सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है, बहस होती है, कहते हैं आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, गलत है, हम रिजेक्ट करते हैं, ये झगड़े होते हैं। ये रेजोल्यूशन अद्भुत है। ये रेजोल्यूशन अद्भुत है क्योंकि ऑपोजिशन के एक के बाद एक मेंबर खड़े होते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि इस रेजोल्यूशन को पहले क्यों पेश नहीं किया गया। अगर पेश किया जाता तो हमारे यहाँ पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निर्माण शुरू हो जाता, हमारे यहाँ
बेहतर हालात पैदा होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 रोलिंग प्लान, 5 ईयर प्लान फेल हुए हैं, वो शायद फेल नहीं होते अगर हमने ये रेजोल्यूशन पहले पास किया। ये बहस है, ये अपने अंदर अद्भुत बात है। इसके बीच में ये डिस्कस किया जाता है कि बाहर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और जो कुंभ मेला चल रहा है उसमें जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ बात की जाती है। ये कहा जाता है कि मुल्क ने साइंस का रास्ता छोड़ दिया था, इसलिए हम पिछड़ गए और इसलिए अंग्रेज हमारे ऊपर काबिज हो गए। ये सारा बहस का हिस्सा है उस वक्त और पार्लियामेंट के अंदर। आज मैं समझता हूं कि अगर वो रेजोल्यूशन दोबारा पास किया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जाए तो वो पास नहीं हो सकता। आज की जो पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन है उसमें ये रेजोल्यूशन भी डिफीट हो जाएगा और हमारा शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफीट हो जाएगा। पास करना मुश्किल। तो फिर उस वक्त क्या वो लोग थे जो बहुत ज्यादा साइंटिफिकली टेम्पर्ड थे? सारे के सारे 500-600 एमपीज जो चुने गए थे, जिन्होंने साइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन को और जिन्होंने सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन को, वो सारे के सारे लोग साइंटिफिकली टेम्पर्ड लोग थे? नहीं। अपनी जिंदगी में उनमें से ज्यादातर ना बराबरी को मानते थे, ना औरत मर्द की बराबरी को मानते थे, ना इंसान इंसान की अछूत मानते थे, प्रैक्टिस करते थे अनटचेबिलिटी को अपनी जिंदगी में। फिर क्यों मान लिया उन लोगों? इस सवाल ने मुझे लगातार परेशान किया है। शायद आपके पास बेहतर जवाब हो। मेरे पास सिर्फ बेहतर जवाब यह है कि उस वक्त साइंस से ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत थी इन लोगों को और ये टेक्नोलॉजी के सारे फायदे उठाना चाहते थे। ये इन्हें साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये थी कि इन लोगों के अंदर जो एंटी साइंस थे, सलाहियत नहीं थी लिखने की कॉन्स्टिट्यूशन को। इस रेजोल्यूशन को लिखने की सलाहियत नहीं थी और इसलिए इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इन्हें करने दो जो कर रहे हैं। पर ये जो सेक्शन था, इसे पूरी तरह से ये यकीन था कि ये पागल लोग हैं, इन्हें जो करना है करने दो। इन्होंने हमको आजादी दिला दी है, आजादी दिलाने में बड़ा रोल रहा है इनका। इन्हें जो कुछ करना है करने दो, समाज वैसे ही चलेगा जैसे हम चाहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर चेंज नहीं होगा, ये यकीन था। इसके बावजूद कि दुनिया का बेहतरीन साइंटिफिक रूह के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसके बावजूद कि एक साइंटिफिक रेजोल्यूशन इस देश में पास किया गया था। ये यकीन था इस पूरे तबके को कि समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम अनटचेबिलिटी करते हैं, ये चलती रहेगी। हम औरत को दबा करके रखते हैं, वो चलता रहेगा। हम लोगों को हक नहीं देते हैं पढ़ने लिखने का, तालीम का, वो चलता रहेगा। हम सबको प्रॉपर्टी का हक नहीं देते हैं, वो सब कुछ चलता रहेगा। ये यकीन था। लेकिन उसके बावजूद रूलिंग क्लासेस का एक बड़ा सेक्शन था जहां कंसेंसस पैदा हो गया साइंटिफिक टेम्पर के अराउंड। इसमें साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल था। और जो अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूं तो जो लोग इसके पीछे कार फरमा थे, देश के अंदर CSIR कंस्ट्रक्ट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया, DRDO बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी बनाया गया और बाद में हमें मालूम है कि DBT वगैरह और बनाए गए। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था, इसकी बुनियाद डालने वालों में JC बोस से लेकर के CV रमन, भटनागर, ओमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, बाद में आते आते प्रोफेसर धवन, UR राव, स्वामीनाथन, CNR, प्रोफेसर यशपाल और प्रोफेसर PM भार्गव तक लोग थे जो मुल्क के साइंस और टेक्नोलॉजी को ही नहीं बल्कि मुल्क के अंदर साइंटिफिक टेम्पर के दरबान की तरह से थे। इसमें खास तौर से डॉक्टर PM भार्गव का नाम बहुत बड़ा नाम है क्योंकि उन्होंने बाद में जो साइंटिफिक टेम्पर स्टेटमेंट है उसमें बड़ा योगदान दिया। मैं उसके ऊपर आता हूं कि वो एक किस मजबूत पिलर की तरह से हमेशा खड़े रहे बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। पर और भी बहुत नाम हैं जिन्होंने इस देश के माहौल को बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है। ये सब
बहुत करीब थे पॉलिटिकल लीडरशिप के, इसके बावजूद कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था और ये अपने अपने कामों में बहुत बिजी होते जा रहे थे। अब अगर हम देखें तो हमको ये दिखाई देता है कि एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप है, देश का बुर्जुआजी है, अपर रूलिंग क्लास है, और एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर को अपने तौर पर अपॉर्चुनिटी की तरह से देख रही हैं। ये जो पीरियड है, ये लगभग बॉनहोमी का पीरियड और साइंटिफिक टेम्पर के अराउंड कंसेंसस का जो पीरियड है, ये 17 में इसके ऊपर सबसे बड़ी चोट लगती है। 70 में, 1970 में जब एक ग्रुप उठता है ऐसे लोगों का जो साइंटिफिक टेम्पर को और साइंस को चैलेंज करते हैं। इससे पहले तक फिलोसफिकल लेवल के ऊपर, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर कोई हमला बड़ा नहीं हुआ था। आशीष नंदी, प्रतीश नंदी, शिव विश्वनाथन जैसे लोग सवाल उठाते हैं साइंस के ऊपर, और उसी के साथ साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर इन्हें चैलेंज करते हैं। ये पहली बार इंटेलेक्चुअल बेसिस है साइंस के खिलाफ कुछ लोगों के खड़े होने की। यही पीरियड है जब मेजर क्राइसिस है देश के अंदर एक बार फिर से, और इमरजेंसी लगती है, और इमरजेंसी के दौरान वी रिवर्ट बैक टू साइंटिफिक टेम्पर, और इसको ड्यूटीज में इंक्लूड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। क्योंकि ये क्राइसिस खत्म नहीं हो रही है, इसलिए 1981-82 के आसपास फिर एक बार एक साइंटिस्ट का ग्रुप, जिसमें पीएम भार्गव जी हैं, राजा रमन नायक, लंबा चौड़ा यंग और ओल्ड साइंटिस्ट जो हैं, वो मिल करके साइंटिफिक टेम्पर स्टेटमेंट इशू करते हैं देश भर में, जो एक नई डिबेट चलाता है। जो कम्युनिस्ट और प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, वो भी इस बीच में साइंटिफिक टेम्पर में अपॉर्चुनिटी देखती हैं, क्योंकि सिर्फ वर्किंग क्लास नहीं, बल्कि उनकी जो कोशिश है वो लार्ज लेवल पर मिडिल क्लास तक पहुंचने की भी है। इसके साथ साथ वर्किंग क्लास की कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी लगता है कि एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकती है, उनके लिए एक जरिया हो सकती है लोगों तक पहुंचने का। केरल से केरला शास्त्र साहित्य परिषद जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन उठती है, जो अवाम के बीच में जाकर के, स्कूलों कॉलेजों में जाकर के, सड़कों गलियों में, मोहल्लों में जाकर के साइंस और टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक टेम्पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक्सक्यूज मी, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऑर्गेनाइजेशन एक फिनोमेना का रूप धारण कर लेती है। It becomes a massive organization and a massive movement in the state of Kerala. And then it suggests an all India action plan. 1983 में कुछ मीटिंग्स शुरू होती हैं, और 1987 में मटेरियलाइज होता है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसमें 500 आर्टिस्ट और साइंटिस्ट मिल करके देश के कोने कोने में साइंस की इंफॉर्मेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं। लगभग 5 करोड़ लोग 40 दिनों के अंदर उनको टच किया जाता है, उन तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस टू फेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। दुनिया ने इससे बड़ा साइंस का मूवमेंट इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद चाइना में जाहिर है कि इससे बड़े मूवमेंट हुए हैं, जिनके बारे में मैं इस लेक्चर में नहीं बता सकता। बहरहाल उन्होंने हमें सुपरसीड कर लिया है, पर 80 के दशक तक दुनिया में इतना बड़ा मूवमेंट साइंस के नाम के ऊपर कोई दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हमें कोई दिखाई नहीं देता है। ये चल रहा है, और 70 का दशक एक ऐसा दशक भी है जिसको हम कह सकते हैं कि बाबाओं के, मुल्लाओं के,
पीरों के उदय का दशक है इस मुल्क में। धीरे 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 जगह जगह मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बाबा और गॉड मैन और गॉड विमेन जो हैं वो उभरना शुरू करते हैं। याद रहे कि यही पीरियड रामायण और महाभारत के टेलीविजन पे आने का भी है। ये कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये इनका आपस में रिश्ता है। और धीरे धीरे 90 का दशक आते आते ये बाबा स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। इनकी ताकत दोनों तरह से बढ़ती है। एक तरफ ये बहुत सारे अपने श्रद्धालुओं को, अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इनकी कई की फॉलोइंग इतनी बढ़ जाती है कि वो लाखों करोड़ों में पहुंचने लगती है। और दूसरी तरफ इनके पास जो दौलत है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। दे अमास a lot of wealth, and that is how they become more and more powerful over a decade or so. They become so powerful, and if you look at the internet, हमारे जो शुरू के 20 बाबा और अम्माएं हैं वो इस देश में इंडिपेंडेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च को बहुत आराम से शायद फंड कर सकते हैं। उनके पास इतने पैसे, इतनी दौलत इकट्ठा हो गई। वो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करते हैं जगह जगह मुल्क के अंदर। और इस बीच में जब बाबाओं की ताकत बढ़ रही है तो उनका एक खास पार्टी के और ज्यादातर पार्टीज के कुछ हिस्सों के साथ, कुछ नेताओं के साथ बड़ा घना संबंध पैदा होना शुरू हो जाता है। पैसा है, फॉलोअर्स हैं, और इन फॉलोअर्स में जो उभरते हुए बहुत सारे बुर्जुआजी है हमारे यहाँ, जो नए उभरते हुए कैपिटलिस्ट हैं, वो ब्यूरोक्रेसी, बाबा और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नेक्सस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मेरा मानना यह है कि आप में से हर एक ने वो वीडियो जरूर देखे होंगे जो लगातार सर्कुलेट हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता, हर एक बड़ा नेता किसी ना किसी बाबा के पैर छूता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके मठ में गया है और मठ में जाकर के उसके पैर छूता हुआ या नमन करता हुआ दिखाई दे रहा है या बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर स्पीच दे रहा है। ये नेक्सस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं ये देखूं कि आजादी के वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी ग्रूमिंग पूरी तरह से बेस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स के बीच में हो रही है, और अगर मैं इस्तेमाल करूं फिल्म का फ्रेज कट टू 90s, तो यहां पर जो ग्रूमिंग हो रही है वो बाबाओं, मुल्लाओं, फकीरों और इनके बीच में हो रही है। ये ग्रूमिंग ही अलग हो रही है। इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इनके इनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर होगा और ये वैनगार्ड ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर होंगे, वैनगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, जरा मुश्किल काम है। धीरे धीरे हालात बदलते हैं मुल्क के अंदर, और पहली एनडीए की सरकार में एक बहुत बड़ा हमला साइंस और साइंटिफिक टेम्पर दोनों के ऊपर आता है। यह है एस्ट्रोलॉजी को यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करना। डॉक्टर भार्गव उठे, सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने इसको रोकने की पूरी भरपूर कोशिश की। पर हमें मालूम है कि कोर्ट्स का हाल बाद में क्या हुआ। तब तक ये यकीन नहीं था कि कोर्ट ऐसा करेगा कि वो रिजेक्ट कर देगा डॉक्टर भार्गव की अपील।
ये एक बहुत बड़ा धक्का था दोनों तरफ से, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी बहुत बड़ा धक्का था और कोर्ट की तरफ से भी बहुत बड़ा धक्का था, जिसने इनकार कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी पे रखकर इस को एडमिट करने से। इसके बाद हमें मालूम है कि लगातार हमले होते रहे साइंस, रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर। हमारे प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने गद्दी संभालते ही 1 महीने के अंदर ये स्टेटमेंट दिया और साइंटिस्ट के बीच में ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे देश के अंदर पुराने जमाने में गणेश जी एक एविडेंस है कि प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी। पहली प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश में हुई और इसके बाद एक के बाद एक स्टेटमेंट आते रहे। यह बात अलग है कि उन्होंने तक्षशिला को बिहार में भी बताया, ये भी बात अलग है कि उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अगर प्लेन छुप करके जाते हैं बादलों के पीछे से तो वो कामयाब हो जाएगी, और ये उन्होंने मिलिट्री को सजेशन दिया था कि बादलों के पीछे छुप करके जाओ। हमें मालूम है कि उन्होंने नाले की गैस से चाय बनाने वाले की खोज की। ये सारी चीजें हमको पता हैं और मैं चन्ना के चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकता हूं। इस तरह से और भी लोग इनको सुन के मुस्कुरा रहे होंगे। पर मेरे लिए ये बहुत भयानक बात थी। हम सब हंस सकते हैं और हम सब हंसते रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने किताबों में ये लिखा, जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, जो हिंदुस्तान में कहा करते थे इस तरह की बातें। उनको हम रिजेक्ट कर देते थे, उनको हम कहते थे बेवकूफ लोग हैं, पागल लोग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रसार प्रचार इतना हुआ है कि लोग इन्हें नहीं मानेंगे। पर जब प्राइम मिनिस्टर किसी देश का, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का, ऐसी कोई बात कहता है, अगर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और 10 पेज लिखे तो वो साइंटिफिक टेम्पर स्टेटमेंट तक पहुंच जाता है, वो एसपीआर रेजोल्यूशन तक पहुंच जाता है। उसकी बेसिस के ऊपर वो बेसिस बन जाता है पॉलिसीज की, जहां सीएसआईआर एक्सपैंड होता है, जहां डीआरडीओ बनता है, जहां डीएसटी बनता है, जहां हमारे करिकुलम के अंदर साइंस को प्रायोरिटी दी जाती है, जहां फिजिक्स को एक ऐसी चीज समझा जाता है जो इज्जत की बात थी फिजिक्स में एडमिशन होना और लेना, जहां एटॉमिक एनर्जी बनता है, जहां स्वामीनाथन जैसा आदमी पैदा होता है जो कि जिसको सपोर्ट मिलती है कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड कर पाए इस मुल्क के अंदर। पर जब प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि गणेश जी एविडेंस हैं और हमारे शास्त्रों में सब कुछ जानकारी थी, तब फिर ये पॉलिसी स्टेटमेंट बन जाता है। आगे आने वाले वक्तों में साइंस को अब इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, रैशनैलिटी को अब इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, और हमें फिर पता लगता है कि एक ऑलमोस्ट एवलांशे है साइंस के ऊपर अटैक का। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, पॉलिटिशियंस तो लगातार कह ही रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बनते ही ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर सैटेलाइट था, टेलीविजन था, और अगर सैटेलाइट था तो फिर रॉकेट्स थे, और अगर रॉकेट था तो एटम बम था, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा आदमी उठता है, वो ये कहता है कि सीता जी जो थी वो प्रमाण है टेस्ट ट्यूब बेबी का, घड़े में पैदा। एक जज ये कहता है कि क्या जजमेंट दिए होंगे उसने जिंदगी भर, जो रिटायरमेंट से पहले कह रहा है कि मोर का रिप्रोक्रिएशन जो है वो मोरनी, क्योंकि नेशनल बर्ड है हमारे देश की, इसलिए वो उसके आंसुओं से अंडे पैदा करती है, फर्टिलाइज करती है। एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैंने या मेरे पूर्वजों ने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा है, इसलिए मैं डार्विनिज्म में यकीन नहीं रखता हूं और डार्विनिज्म पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं होता है देश के अंदर,
देश के अंदर ये भी होता है कि आईआईटीज को फोर्स किया जाता है कि वो 5 गव्य के ऊपर रिसर्च करें। इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है? 19वीं सदी के आखिर में आते आते हमारे देश के अंदर ऐसे साइंटिस्ट पैदा हो चुके थे जिन्होंने केमिस्ट्री में दुनिया के सामने टक्कर लेने की ठान ली थी। हर चौराहे के ऊपर एक लैब मौजूद है जहां पेशाब टेस्ट किया जाता है, और कोई उठ करके कहे कि हमको गाय के पेशाब के बारे में पता नहीं और इसके लिए फंड्स की जरूरत है, और अब रिसर्च होनी चाहिए गाय के पेशाब के ऊपर आईआईटी के अंदर। इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती की बात साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं हो सकती कि पिछले 100 साल 150 साल में जो केमिस्ट्री उसने सीखी है, परखी है, जिसमें एक्सेल किया है, उसमें कोई आकर के कहे कि नहीं, आज के दौर में आईआईटी में इस पर रिसर्च करनी जरूरी है 5 गव्य के लिए। आईआईटी खड़गपुर का करिकुलम चेंज किया जाता है और उसमें वास्तुशास्त्र मिलाई जाती है। प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं संजीवनी बूटी तलाश करने के लिए। इनमें कंक्लूजन पहले से बता दिया गया है कि आपको क्या रिजल्ट्स लाने, यानी रिसर्च उन रिजल्ट्स के लाने के लिए की जाएगी। क्योंकि एक एमपी बड़े आराम से और बड़ी बेशर्मी इसके साथ कैमरे में ये कहता है कि अगर इस तरह से हाथ फेरोगे गाय के ऊपर तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इस तरह से हाथ फेरोगे तो वो घटेगा। एक मिनिस्टर ये कहता है कि मैं अपने गमले में बाहर जाकर के रोज पेशाब करता हूं, वो सबसे ज्यादा अच्छी खाद है, उससे ज्यादा बेहतर खाद कुछ नहीं हो सकती। क्या हो रहा है देश में? क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है कि अब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी का एविडेंस हमारे शास्त्रों में पहले ही से मौजूद था। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है, बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छा लिटरेचर है उसके अंदर, और उस वक्त की साइंस की बेसिस भी शायद वहां मिलती है, लेकिन वो उस वक्त की साइंस है, आज की साइंस नहीं हो सकती। कहानियों किस्से जोड़ना, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो ये कर रहे हैं ना उनको साइंस आती है और ना उनको शास्त्र की कोई तमीज है, और वो जानते हैं शास्त्रों के बारे में। ना उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं ना साइंस पढ़ी है। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके साथ दोस्तों, मैं आपको इस पर नहीं छोड़ना चाहता कि बस सब कुछ बुरा हो गया। नहीं, कोरोना वायरस ने हमको एक बार फिर झिझोड़ कर जगा दिया है। हमको झिझोड़ कर जगा दिया है, और वो ये बता रहा है कि नहीं, कितनी भी कोशिश करें, चाहे मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन साइट के ऊपर ये लिख दिया जाए कि अर्के अनन्नास हो या खमीर मरवारीद हो या 5-7 जो दवाएं हैं उनसे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, या वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो बेहतर हालात हो जाएंगे, जनता ने इन बातों को नहीं माना। जनता ने नहीं माना कि गोबर का लेप करने से कोरोना से बच सकते हैं। जनता ने इस बात को नहीं माना कि अगर गौमूत्र पिया जाए तो हम कोरोना से बच सकते हैं। जनता ने नहीं माना कि सिर्फ थाली बजाना काफी है, दीप जलाना काफी है, नहीं माना। जनता ने ये बात नहीं मानी कि हवन करके या कुरान की आयतें पढ़ करके आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। पूरे मुल्क में देखा जा सकता है कि हमारी वोकेबुलरी ही नहीं चेंज हुई है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ, हाथ हाथ धोना की वोकेबुलरी, साबुन की वोकेबुलरी, सैनिटाइजर की वोकेबुलरी नहीं बदली है, बल्कि इनका इस्तेमाल कर रही है जनता। इनका इस्तेमाल इसलिए कर रही है कि वो कोरोना की अहमियत को समझ रही है। उसके पास कोरोना की जो साइंस पहुंची है, जिस हद तक भी पहुंची है, उसने उसे एटीट्यूडनल चेंज की तरफ मोड़ दिया है। जनता ने वो सारी चीजें रिजेक्ट कर दी जो एंटी साइंस थी, जो एंटी रैशनैलिटी थी। मैं पिछले 30 साल से लगातार हर कुंभ मेले में जाकर के स्टडी करता रहा हूं।
और इसके बावजूद कि हमारा टेलीविजन पूरी तरह से मुल्क को जाहिल बनाने में लगा हुआ है, एंटी साइंस बातें रोज सुबह से लेकर रात तक उंडेलता है उनके कानों में, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाता है, उन फैक्ट्रियों से निकली हुई भ्रांतियां जिनको मैं बाबा कहता हूं, वो मॉडर्न फैक्ट्री हैं, मिथ्स और सुपरस्टिशंस के प्रोडक्ट जनरेट करते हैं रोज। और इसलिए ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि देश में आज एक भी साइंस चैनल नहीं है डेडिकेटेड हमारी अपनी, पर 20 से ज्यादा रिलीजियस चैनल्स मौजूद हैं जहां ये बाबा सुबह से लेकर रात तक आप तक और हम तक सुपरस्टिशन पहुंचाते हैं। पर मेरी स्टडी ये बताती है कि इस मुल्क के अंदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, लगातार मिथ्स और सुपरस्टिशन में लोगों का बिलीव घटता जा रहा है। और ये स्टडी क्योंकि कुंभ मेले में की जाती है, इसलिए हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि हम उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिन लोगों के बारे में हमारी सोच ये होती है कि वो साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं है, इसलिए वो कुंभ मेले में जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे वक्त के ऊपर जब रैशनैलिटी के ऊपर असॉल्ट हो रहा हो, जब उसके ऊपर बड़ा हमला हो रहा हो, जब सिर्फ रैशनैलिटी ही नहीं बल्कि साइंटिफिक टेम्पर को गुड बाय कह दिया जाए, जब हमारे फंड्स कट किए जाने लगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर और बुरा हाल हो जाए हमारे इंस्टीट्यूशंस का, जो इन 5-6 सालों में हुआ है, तब भी उम्मीद की किरण मौजूद है। जो हमारे एल्डर्स रहे हैं जिनके नाम मैंने लिए, ओमी जहांगीर भाभा से लेकर के और डॉक्टर PM भार्गव तक, ऐसा नहीं है कि उनका काम रायगा गया है, ऐसा नहीं है कि उनके काम ने इस मुल्क को आधार नहीं दिया है। मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने मुल्क और बाकी मुल्कों की तुलना करें जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, तो हमें ये साफ दिखाई देता है कि उन मुल्कों में डेमोक्रेसी बहुत कमजोर रही है। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी स्ट्रांग रही है, और मैं बार बार ये बात यकीन के साथ कहता हूं कि डेमोक्रेसी के स्ट्रांग होने की एक बड़ी वजह यह है कि किसी भी और मुल्क में साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर डिबेट नहीं हुई, सिवाय हमारे देश के, हिंदुस्तान के, भारत के। और इसलिए हमारे देश में आज भी डेमोक्रेसी मजबूत है। इसके ऊपर हमले होने के बावजूद ये खड़ी रही है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने साइंटिफिक टेम्पर की डिबेट को चलाया, हमने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए और साइंस की जानकारी लोगों तक ले जाने की कोशिश की है। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं, क्योंकि अगर दिल से करीब कोई सब्जेक्ट हो तो उस पर आदमी घंटों बोलता रह सकता है। पर अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ मुझसे गलती हुई इस बीच में, उसे करेक्ट करने की जरूरत अगर है, तो ये सारी बातें अगले 15-20 मिनट में, अगर चलना है हमारे पास 15-20 मिनट, तो हम ले लें। अजय, आप बहुत बहुत अच्छी बात की आपने, तो बहुत अच्छा लगा, इतना सुन के तो इतना बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन की रूह साइंटिफिक टेम्पर पे है। ये बात इतनी सही है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताई। थैंक यू सो वेरी मच। Friends, we'll take on questions. I'll ask Chandana and Vikram to handle the questions as they go along. But before he ends, we are going to request Dr. Raza to recite some of his beautiful poetry. If you have not heard him before, I would ask you to wait and listen to his poetry. And if you have heard him, then this is going to be once again that you will be able to relish it. Thank you so much. Chandana, Vikram, would you want to start off? Yeah. How much time do we have, sir? We have time. We have time. Okay. So, thank you, sir. Thank you for being with us. It is a brilliant lecture, and thank you for delivering it in Hindustani.
Thank you for inviting me and letting me speak in Hindustani. Yeah, thank you very much. Yeah, because I very strongly feel that these ideas and this debate doesn't reach Hindi-speaking audience. Yeah. Most of the time, such difficult subjects are confined to English-speaking audience. Yes, that's true. So, Chandra, you have to unmute yourself. Okay. Can I go ahead? While we are talking, I get a message that the Ayush Ministry has given out a list of recommendations for protection or building up of immunity against corona. The ministry is doing it. I cannot imagine why there should be a ministry of Ayush. And two, how can the government promote something that is so unscientific? I think that once the Prime Minister had given a very strong message to the nation that now you do not need rigor of the mind, which Nehru was talking about. Now you don't need that discipline. Now you do not need rationality and scientific method to test various options and derive conclusion based on scientific methodology, then obviously these things are bound to happen because you don't have to test things. You don't have to go into details and apply scientific method to arrive at any conclusion. So anything is possible now. You can say Khamir Marwarid is because somebody talks about it in our traditional methods of health. So anything can be done. Now ministry can do it with impunity. Why not? Because the Prime Minister himself has said something with impunity like this. गैस, नाले की गैस से चाय बन सकती है. मुझे भयानक लगा ये इससे ज्यादा कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात कही, ये तो भयानक था ही, लेकिन इससे ज्यादा भयानक लगा कि हर ऐसी बात के बाद तालियां बची. वो ऑडियंस जो साइंटिस्ट की थी वो ताली बजा रही थी, वो ऑडियंस जो पढ़ी लिखी थी वो ताली बजा रही थी. इसके बाद ये सबसे ज्यादा भयानक बात थी. तो उसके बाद अगर मिनिस्ट्री ये लिख रही है, किसी का स्टेटमेंट ट्वीट को शेयर कर रही है, which was removed because of the protest, it was immediately removed, but somebody said that the vibration created when thali is banned will affect coronavirus. I think that this is atrocious, but this will happen. Like when Nehru said scientific temper is going to be the basis, then everybody else aligned himself with Nehru, and those people got in fact prominence who voted for scientific temper. Now today Babas will be in prominence and they become the most important people in the country. So this is bound to happen. Gohar, firstly, we have a lot of requests coming in from non-Hindi speaking people that at least the discussions can go on in English, and therefore thank you for taking it up in English. I must thank you for ending your talk on a very positive note. And on that, I'd like to say that, over a period of time, the kind of data people have collected working in the area of popularization of science, it shows that the number of non-believers and rationalists in absolute numbers is increasing in the country. So thank you once again for saying that work of stalwarts like Dr. P.N. Bhargava, my mentor, and others have not gone for a waste. In terms of proportion, percentage in the country, we need to do a lot more. That's not enough. But the absolute numbers are increasing. Absolutely. So in this connection, there's one question from Mr. B.K. Shashikumar, who writes that over the years, the craving for position as a route to power has taken a toll on scientific temper. The current trend is fundamentally strengthening the nexus between religion and politics, both in pursuit of power. This grip has on human beings needs a revolution in the world of science. What would you say
are the actions that could be suggested? I think let me go back and start from where you started your argument. I think that a lot of people ask us who were involved in organizing Jan Vigyan Jatha that what happened. There is no study. What impact did it have on people and in the country? Now, look at the situation in 80s. One of the examples is solar eclipse. I recollect very clearly that during solar eclipse in 80s, people remain in their houses, and at least Delhi, where I was at that time, was almost like curfew situation, the way you see Delhi these days, that nobody came out on the roads during solar eclipse. But come to 1995 solar eclipse, which was a total solar eclipse, in the history of the country, 4,000 years old probably history of the country, people had never come out and had never directly seen solar eclipse, but they came out in 1995. And it was a celebratory thing which happened during that period. And the joy of looking at the solar eclipse was experienced by people of all ages and all walks of life. This change came about, in my opinion, because of the effort of our stalwarts, not only them, but Jan Vigyan Jatha and Bharat Jan Vigyan literacy, the entire literacy movement. I think it has had a very intense impact. Yes, you're right that there is a nexus and we need to be aware of the nexus. First thing is that we should be aware of the problem that is gripped the country. And that is where the solution will lie. I do not think that people are not receptive if we go to them and propagate science. There is a hunger for scientific information. There's a hunger for scientific method. There's a hunger for scientific rationality among people, among lay people. See, in my opinion, the common man, it is, if you look at the cognitive man of a common man, cognitive map of a common man, then we realize that irrational thoughts and rational thoughts exist very peacefully. They coexist very peacefully. Now, our responsibility is to enlarge that part of the cognitive map and understanding which is rational, which has scientific temper in it. Because if we don't do that, then somebody is going to fill in the gap that we create by not going to them, by not approaching them. So the only method is that we reach out to the people with information, with scientific method, with public understanding of science that could be absorbed by people. And that is how we can fight. And it is increasing. The good news is that if the public that comes to Kumbh Mela, there we observe that percentage of people who believe in myths and superstition has gone down drastically. And it is only in India and China that we have reported that things are improving at a faster rate. In any other country, especially in the West where surveys have been conducted, this pace of increase of public understanding of science has not been reported. So there is an opportunity for us. Yes, it has become very difficult because of this nexus. It's a difficult task today. It was much more easier in 80s, 70s and 80s because the attack was not supported, abetted by those who are in power. Today, media as well as the whole government structure is out there to kill scientific rationality, but people have rejected, and coronavirus is one of the best examples, in my opinion. During this period, people have completely rejected myths and superstitions. Terrific answer, sir. Really, thank you for that.
I have one other question here that can you please say how we can bring all this scientific temper in this community, in villages, youth, everyone together on the same platform? And there's a related question here that don't you think that scientific temper must be started in more in schools than in universities? And our universities have failed in inculcating the scientific temper. Scientific temper should start when parents conceive children, in fact. So this is not a question of either or. I think scientific temper is not only for children. The moment we talk of science, most of us start talking about children. No, scientific temper is for everybody, and it's like a rolling. It's a bubbling and ever-changing notion, in fact, in itself. That what is scientific temper today, what may not be scientific temper of tomorrow, because science itself would have moved. And therefore, we need to redefine after every maybe 10 years or so our scientific temper. But the methodology of reaching out to the people is much more important, because on basic things we have agreement. Where we do not have agreement is how to reach people. How much of science should be there? What should be the method of reaching this information? What are the channels that we use? That is where there is probably friction and disagreement. So, but I don't think that everybody should come on one platform. India is too large a country. Sure. There should be experiments, and experiments in thousands, in fact, if not lakhs, which will enrich our experience, and we should learn from each other instead of saying that all of us should come on one platform. I don't think that it's feasible, it's possible. We shouldn't be coming on one platform. We should be cooperating with each other and doing experiments of all kinds in every part of the country. It's a very interesting question, sir. Someone has read the last themes of the last 5 Indian Science Congresses. Right. And all 5 of them talk about development and the link to science and technology. So the question is, do you think that this link should be there, or science should be more free, and I mean, linking to only to the development and rural development and reaching to the masses is limiting a free mind? I'm very thankful, because that point I left out. It is during 70s and it is during 80s, in fact, late 80s, that scientific temper, science, technology, and innovation is added during this period in most of the statements by the government. In one of these statements, which is listed as one of the statements of the Department of Science and Technology, innovation is added during this period. So the focus has been shifting from science to technology and innovation. I think that there is a massive danger in it, because I have no evidence, and it is only an unsubstantiated thing that I'm going to place before you, that Bronowski, in fact, says that technology is magic if it is without science. I'm paraphrasing him. Which means that if the technology in a society, intrusion of technology in a society is not supported by scientific temper and scientific thought, then the society itself becomes more and more magical and creates a major dissonance, cognitive dissonance among the people. In those countries, especially in Afghanistan, if you look at 60s and 70s, the level of technology and its progress was very, very high. But they did not revamp their education system. They did not introduce scientific idea of scientific temper. They did not go to people.
with scientific information and change their consciousness based on scientific rationality. And we know what happened there. Same is the case with Pakistan. They tried to excel in technology, but never thought of a debate like ours. This is what I was pointing out, that in most of the countries, this debate did not happen. And therefore, we see that I always jokingly say that in these countries, democracy comes like a commercial break. This time it has been slightly longer in Pakistan. But what I'm trying to say is that if technology development and innovation is not supported by scientific thought, then we are going to face the similar kind of situation which we have faced in other countries. It's dangerous. How does our culture come in the way of inculcating scientific temper? And when I say culture, I mean the culture of demanding obedience from our children, demanding non-questioning obedience and discipline right from the time that they're growing up. And two, our belief that scientific temper and faith can coexist. I think most of the people, and as I said, if you look at the cognitive map of a common person, rationality and irrationality coexist very peacefully, and they don't know when they switch over from one part of their thought structure to another part of their thought structure. I very often take this example that when you decide about the marriage of your children, then you do not consult a mullah or a pandit to decide what should be the menu. You take decisions completely based on scientific rationality and whatever, how deep is your pocket, etc. But when it comes to कि फेरे होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सतपति से होना चाहिए, then you consult somebody. So the same person has a part of his thought structure as very highly scientific and rational. The other part is completely irrational. So our duty is to go back to Nehru and again say that refusal to accept anything without testing and trial is scientific temper. And if we do not include Nehru's definition or a better definition if somebody can come up with while communicating science, then communicating science is, I think, if not worthless, it will not have much of meaning. Teaching scientific facts and then saying, go and touch feet of your parents and Guruji and others and accept what they say, then no. It'll hamper progress of scientific temper in the country. I think we have in our culture very many things that are not just hurdle, but a major source of major impediment, in fact, in propagating scientific thought, scientific culture. We need to fight it. I think at the core of it, scientific temper should be a part of your daily thinking and living. It Absolutely. Is not only about science, not only about physics, chemistry, or technology. It Absolutely. Is how you think, how you react to reality that you see. That is what it should become. I agree with you. Aside on this, there's a question from Ram Kidambi on this, and this is contradicting what you just said, so I just want to raise this issue. In the name of science, in the name of rationality, reverence has almost become extinct. Reverence towards anyone, including reverence towards scientists and science. As much as science is important, more so is reverence. And it takes a very mature mind to rise above these premises. What is your reaction to that? One of these studies says, if I remember correctly, that those people who believe in scientific rationality and those who are atheists
have more empathy, are less violent, they have reverence, and they are voters of peace in a larger number. Now, if somebody says that scientific rationality takes a toll on reverence, I would be taking that argument with a not only pinch of salt, but a lot of salt, in fact. I don't agree. I just do not agree with it. What one is trying to suggest is that scientific rationality in a society makes you a better human being. It doesn't mean that you start rejecting everybody who doesn't believe in scientific rationality and who doesn't believe in scientific method of analyzing things. I don't think. I completely disagree. So there's a very interesting question here, sir. Yeah. Apparently Deng Xiaoping said sometime in 1980 or 85 that we must have a policy of getting our Chinese scientists and Chinese students from away from China back to China. So this question asks us, we have discussed brain drain for many, many years and for several decades now. Don't you think that there should be a policy to reverse it in case we want to compete with China? See, in order to compete with China, I would say that yes, we should have policy to welcome those who have left the country and have excelled elsewhere and have contributed to societies in other parts of the globe. I think there can't be disagreement on that we should welcome our scientists. But it'll be very difficult because we still remain a poor country and China is a major economy, and it is only when it gained such a huge momentum as a big economy in the world, then they could say such a thing that we'll welcome people back to China. But more than that, what we can do is what China has done in 2002. In 2002, China amended the constitution and has included not only spreading scientific temper and humanity, spirit of inquiry and humanity, but they have made it a law to propagate scientific temper and scientific knowledge, which they call as scientific literacy in the country. Since then, a major turnabout has come in China. All ministries have to have a budget and a blueprint every year, which should be spent and only spent on propagating science and scientific temper. And all ministries, including the ministry which deals with economy and commerce. So it is not scientific ministry one is talking about. Every ministry is mandated to prepare a blueprint and mandated to spend a part of the fund on spreading scientific information and scientific literacy. They have created the whole structure downwards where at even the community level, what they call as community level governance, that how scientific information and scientific literacy will be increased. And it is monitored very, very closely by various ministries, including Ministry of Science and Technology. And therefore, they report that they have exceeded all the targets of reaching out to the people, and the index of scientific literacy also they have exceeded the targets. In 2020, it has almost tripled or maybe 4 times. I have not looked at the data of till 2015, they had exceeded all these. How do you reconcile? Yeah. How do you reconcile yourself to the
unscientific theories like Vastu Shastra and astrology. And I must assure you, sir, I am facing West when I'm asking you this question. Is that homeopathy also too? Yeah, one doesn't reconcile. One doesn't have to reconcile with irrational theories. And theories, as Nehru says, that one should not one should rely on observed fact and not on preconceived theories. These theories do not have observed fact as basis for accepting or rejecting them. So they should be rejected. In my opinion, no, one doesn't have to reconcile with them. One has to say very openly that these theories are irrational, they have no basis. One should reject homeopathy. As to how to, someone's asking a question about how to handle unscientific attitudes in a family. For example, he's asking, what happens when I buy a new bike, my parents insist on breaking a coconut? We did it to the satellite, no? So the question is, how do I handle such things? How does one in normal life, battle with unscientific temper? That's the question. See, I don't know. Everybody has to take the call individually, in fact. There are certain things which are worth fighting immediately. And we should prioritize where we should put our energies most. I'm sure it is a much bigger question that, as Channa was saying, that when they send model of satellite to Tirupati, is a much bigger question when it comes to a Mobike and they have relationship. I'm not saying both of them are linked. When every house is breaking coconut, then obviously at institutional level, this is likely to happen. But these things have to be fought on various planes. I think one has to decide whether one should at some point of time tell the family that enough is enough and I'm not following it anymore, or maybe wait for some more time and try to convince them about scientific rationality. But I think every individual has to take a call on his basis of judgment, that what is important in life. Gaurav, what time do you have to leave? You have a show after this. Yeah, I have postponed that show, but another 5-10 minutes is fine. Yeah, it's fine. Okay. We'll reserve time for his poetry, Vikram and Chandana. So you budget your questions accordingly. Can I just add one thing, Gohar, about this brain drain? That is a very good question. And since you brought up Dr. P.M. Bhargava so many times, I just want to tell you what he was very fond of saying and writing in his articles when it came to the question of brain drain. He said, as soon as a brain leaves the country, it is treated like a brain. The minute the brain decides to remain in the country, it's treated like a drain. So a brain outside the country is treated like a son-in-law, and a brain within the country is treated like a daughter-in-law. Vikram, do you have a question? Yeah, I have a question here. Very interesting. Everywhere, tribals and indigenous people are fighting to save their homes and lands. It is the root cause of terrorism. But amongst many other things, we're also snatching away their own indigenous technology and innovation. Is it a right way to look at it? In my opinion, a lot of reactionary, superstitious and romantic ideas are floated around indigenous technologies. So we should be very wary of what qualifies as indigenous technology and what doesn't qualify as indigenous technology. I'm also aware of the fact that indigenous systems, whether they are technological systems or health-related systems, or even the social structures, could be extremely oppressive. Having said that, there is an assault, an attack on the poor, the marginalized, and those who follow indigenous structures of spending
life. I think that a lot of freedom should be given to indigenous communities, those generally categorized as marginalized and indigenous categories, to decide for themselves. But that doesn't mean that you restrict scientific information and then ask them to decide. They should be equipped with rationality, and I'm talking about modern rationality, because every religion, every system of thought has its own rationality as well. I'm talking about scientific rationality. They should be educated. All opportunities should be created to help them, to equip them with modern thought. It is only then that we could say that indigenous technologies and indigenous systems of various kind could help the communities as well as save the traditions that align themselves with scientific thought. I'm sorry. No, that's okay. We are good to have a dog around. Yeah. So, can I ask one last question before we move to poetry? I have one more question, Ajay, before you do it. All right. There's an interesting question here, sir. You have given a lot of examples referring to what Hindu believes and what he practices are unscientific. Can you give a few examples from Islam and other religions too? One of the things that shocked me completely was that in Pakistan, two renowned scientists, in fact, suggested that repeating Surah Rahman will help you fight coronavirus. Now, this is atrocious as far as I'm concerned. This is completely atrocious and unacceptable from scientists. I can give you many more examples. People said that, yeah, going to a mosque and performing namaz together is one of the methods of fighting it back. No. Or taweez, putting taweez given by the mullahs. No, it is unacceptable. I have given more examples because we are sitting in our country, in India. I've given more examples from my culture, but there are n number of examples. And let me also tell you that during this period, 12 rationalists have been killed in Bangladesh, 12 rationalists have been killed in Pakistan for propagating science, and 4 of us have lost their life in defense of science. So, the moment you make it into a Hindu Muslim or Hindu Christian or Hindu Sikh, and I have to balance out every time when I talk about scientific rationality, it becomes a political debate instead of scientific temper debate. Though scientific temper itself has political undertones, very strong ones. So once you put me on defensive, maybe because my name is Gohar Raza, there is a problem. Once you divide God word as something Christian, and when you say Bhagwan as something Hindu, and when you say Khuda, then it is Muslim, then there is a problem. Every time when I discuss, I'll have to use all 3 words. But think of the languages. When you want to translate God into Hindi, it will be Bhagwan. When you want to translate Khuda or Allah into Hindi, the translation will be Bhagwan. When you want to translate Bhagwan into Urdu, then it will be Allah. What will be the translation? Similarly, all religions and all fundamentalists have the same attitude towards science,
same attitude towards equality of human being, same attitude towards equality of gender. Cannot agree more. So picking up example from one culture doesn't mean that one is giving some leeway to other cultures or other religions. Never ever do that. And don't try to balance out. I don't try to balance out. Great, sir. Yes, Ajay, close. The current atmosphere of propagating superstition and non-scientific ideas, is it necessary for those who are powerful to promote their political ideology, and specifically of Hindutva? That's my question. Okay. We have seen the same trend, and I'm not trying to balance. I believe in it. I've been saying this. We have been seeing exactly the same trend in Pakistan. There have been attacks, and very intense attack on rationalists in Pakistan. There have been similar kind of things happening, and scientific community has been on the receiving end. Superstitions have been propagated in Pakistani society. Now, the same trend after almost lapse of about 10 to 15 years, we see in India. The emergence of mullahs there and the emergence of babas here point out exactly the same trend in two different societies. What I'm trying to say is that the nexus that is created, and we talked about the nexus, is necessary for political forces who are anti-science to survive, and therefore they propagate myths and superstitions. It is the power balance which is being, which they are trying to maintain. Same as the case with the ruling classes. They do not require any more scientific institutions in the country. They do not require people's money to be amassed for their production houses, because at that time when we were not, we did not have infrastructure in the country. They needed steel mills, etc., for which they needed public money, and therefore they had to justify. Now they have stooges sitting there. They get loans without even fulfilling all the requirements of loan, etc., etc. This has been happening in today's India. So for them, I agree with you. It is extremely important that they survive on the basis of these modern mills and factories which churn out superstition on daily basis and is supported by the media. Like any other product is advertised on our television channels and media, these products are also sold to the public in the same manner. And I'm very aware of the fact that the most modern techniques of management are being used in these factories as well to churn out myths and superstitions and plan out the whole thing, how they will be selling these myths and superstitions. Oh, well said. Now your poetry, please. Oh, thank you. So I have to change the gear. Please, I know, but then that is something that we've been waiting for. Put We'll another. have a special session on it later. Yeah. Okay. So just 2 poems. No, that's not enough. Okay. Okay, please. Let's see. Okay. See, as the question was put, that when should we start scientific temperament, whether it should be school or college, etc., etc. So one of the things that our education system does is that it kills your capability to ask questions. Yes. As you progress, you are told, don't ask this question. Yeah. It is not politically correct to ask
a question, or how can you question your parents and elders, etc. So, आवाज उठाना लाजिम है. This is the title of the poem. जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है. जब इतना सब है लिखने को, जब इतना सब है कहने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो. क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो. जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है. आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है. जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं. That is the first poem, and if you have really survived the first poem, then I'll go to the second one. Please. This is a poem which was written in response to a young man who came to me after Mushaira and said that I was waiting to talk to you. Therefore, I stayed back till end of the Mushaira. And he said that you are a scientist, your poems are very gory, the imageries are very violent. Can't you write about eyes, beautiful eyes, and flowing hair and blooming flowers? You are a scientist. Can't you do that? So I was taken aback, but then experience and sharpness of tongue would always bear you out. But this question of his really hit me, and I wrote this poem. मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई. मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई. मैं चाहता हूं कि झरनों का पाकपन लिख दूं. मैं चाहता हूं कि कागज पे काले लफ्जों से करूं मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर. धनक के रंग से खेलूं लिखूं कि कुदरत ने एक्सक्यूज मी धनक के रंग से खेलूं लिखूं कि कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब. मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से. मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से. वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का. मैं तेरी जुल्फों की, आंखों की, तेरे होठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं. कोई ख्याल ना हो, बस ख्याल हो तेरा. तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फजा. मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो. मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो. मेरी बयाज मेरे पास हो लौह कलम. मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे जमाना पहले ये सरगोशियों में कहता था. बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन. बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन. वो सारी राज की बातें मैं हूबहू लिख दूं. मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो.
मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं, कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं समाने में। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं जमाने में। मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर तीरा शाम गम तो ढले। ये आगो खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सर बुलंद चुनूं। ये आगो खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सर बुलंद जुनूं। हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे हमदम। अब कहीं तो शम्मा जले, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है, लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई, लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। क्या बात है। आदाब, बेहद शुक्रिया। आज यहीं तक रखते हैं। जैसा आप कहे।